एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फार्मेसी इंडिया। सो आज इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2 पैरेंटल की। जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा जाकर जरूर देखें, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं वन शॉट सीरीज। एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट विद द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। सो यही उद्देश्य है हमारा वन शॉट सीरीज का। आज का टॉपिक पेरेंटल एंड इट इज अ पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जाना कि क्या होता है पेरेंटल, किस किस रूट से दिया जाता है, क्या फॉर्मुलेशन होती है, कितने टाइप्स का होता है। तो यहां पर अब जानेंगे मेनली द पैकेजिंग मटेरियल पेरेंटल्स का, उसके इवैल्यूएशन टेस्ट। तो शुरुआत करते हैं हम यहां पर अपने इवैल्यूएशन टेस्ट से। जी हां, पेरेंटल्स के इवैल्यूएशन पैरामीटर्स से। तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं? सबसे पहला टेस्ट होता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग। स्टेरिलिटी टेस्ट किसके लिए होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक करने के लिए कि है या नहीं है। दूसरा पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटरिंग और क्लैरिटी टेस्ट, मतलब यहां पर कि कोई सॉलिड कोई इसके अंदर कुछ है तो नहीं। नेक्स्ट है फॉल्टी सील पैकेजिंग और लीकेज टेस्ट, जो पैकेजिंग हुई है क्या उसमें लीकेज तो नहीं है, वो चेक करेंगे। लास्ट है पायरोजन टेस्ट। पायरोजन क्या होता है? पायरोजन एक ऐसा बैक्टीरिया होता है कि जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। अगर ये गलती से बॉडी में चला गया तो पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो इस वजह से इनके अंदर पायरोजन ना जाए तो हम पायरोजन टेस्टिंग करते हैं। पायरोजन में 3 टेस्ट होते हैं, रैबिट टेस्ट, लाल टेस्ट और मेट टेस्ट। चलिए अब इंडिविजुअली बात करेंगे। सबसे पहला आ जाता है हमारा स्टेरिलिटी टेस्ट। स्टेरिलिटी टेस्ट में क्या होता है? हम इसमें चेक करते हैं कि माइक्रोब्स हैं या नहीं, और वो भी अलग मेथड से। क्या इसका प्रिंसिपल रहता है? सिंपल सी बात हम चेक करेंगे दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट कैन बी इंडिकेटेड बाय टर्बिडिटी, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो टर्बिड हो जाएगा, याद रखिएगा। और हम उसको कैसे देखेंगे? क्लियर मीडियम में वो टर्बिड होगा, तो उससे पता लग जाएगा कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? अब बिना ऑब्जेक्टिव के तो हम कुछ काम नहीं करते। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फॉर वैलिडेशन ऑफ स्टरलाइजेशन प्रोसेस। वैलिडेशन कैसे? सीधी सी बात को समझिएगा। अब हमने ये एक्स प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट में लेट सपोज ए नाम का बैक्टीरिया था, ए नाम का बैक्टीरिया, और इस ए नाम के बैक्टीरिया को हमें मारने में 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगा और 3 घंटे का टाइम लगा। 3 घंटे का। तो अब वैलिडेट कर लिया कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में ए नाम का बैक्टीरिया हुआ तो उसको 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है 3 घंटे तक, तभी मरेगा। वैलिडेट हो गया। जी हां। दूसरा, टू चेक द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रिपरेशन व्हिच आर स्टेराइल। जो जैसे लेट सपोज मैंने बोला ये स्टेराइल है, तो अब इसको ही चेक करेंगे कि इसको स्टेराइल बोला, सही बोला कि गलत बोला। तो ये ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं स्टेरिलिटी टेस्ट के। अब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले सैंपलिंग करेंगे। फिर अब सैंपलिंग में दो रूल्स फॉलो किए जाते हैं। पहला रूल कि हमने एक फिक्स परसेंटेज ले ली फाइनल कंटेनर से। लेट सपोज फिक्स परसेंटेज मतलब सिंपल सी बात, 100 कंटेनर हैं और हमने बोला कि इसका हम 10% लेंगे, या 200 कंटेनर हैं या हमने बोला इसका 5% लेंगे। हमने 5% मतलब फिक्स्ड परसेंटेज ले लिए एक पर्टिकुलर फाइनल कंटेनर से, ठीक है। दूसरा रूल, फिक्स्ड नंबर ले लिया पर्टिकुलर बैच से। लेट सपोज हमारे पास 250 का बैच है और हमने बोला कि 250 के बैच में हम हर 25 कंटेनर को चेक करेंगे। ये रूल्स हैं। तो अब यहां पर आपके सामने दिया गया है नंबर ऑफ आइटम्स इन द बैच और मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स रिकमेंडेड टू बी टेस्टेड, मतलब कितने बैच में है और कितने टेस्ट करने चाहिए, ये बोला गया। जैसे कि नॉट मोर देन, अगर 100 से ज्यादा नहीं है, या तो 100 का 10% ले लो या 4 ले लो, ठीक है। जो ज्यादा आता है, जो ज्यादा नंबर में आता है उसको चूज करना है, ठीक है। परसेंटेज वाला नंबर ज्यादा आ रहा है या 4 नंबर ज्यादा आ रहा है, तो जौन सा ज्यादा है वही लेना है। उसके बाद मोर देन 100 बट नॉट मोर देन 500। 100 से ज्यादा कंटेनर है, 500 से कम है, तो हम 100 कंटेनर ले लेंगे। यहां पर बोला मोर देन 500 कंटेनर, तो हम 2% लेंगे या 20 लेंगे। जो कम है, जो नंबर में कम है वो चूज करेंगे। तो ये है हमारा कंटेनर का सिलेक्शन, ऑलरेडी क्लियर है। आगे मैं बात करूं सिलेक्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू बी टेस्टेड। थर्ड हमारा प्रोसीजर में इसी में आता है मेथड्स। अब कौन कौन से मेथड्स हैं?
पहला आता है हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। अब मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मटेरियल्स के लिए सूटेबल है, मतलब कौन से मटेरियल के लिए हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर क्लियर करूंगा फिल्ट्रेबल एक्वस प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन फिल्टर हो सकती है एक्वस हो, वो अल्कोहलिक ऑयली प्रिपरेशन मिसिबल विद सॉल्युबल इन एक्वस और ऑयली सॉल्वेंट्स। ठीक है, सिंपल सी बात, ये हम कर सकते हैं। अब याद रखिएगा जितनी भी हम प्रिपरेशन और जितना भी ये सब की चीज करेंगे वो लेमिनार फ्लो, एयर फ्लो में करेंगे। ठीक है, जहां पर कहीं भी धूल मिट्टी का जिक्र भी ना हो। आगे बात करते हैं। अब यहां पर मेम्ब्रेन फिल्टर की बात हो रही है ना, मेम्ब्रेन फिल्टर को करेंगे कैसे। लेट सपोज आपके पास एक एक्स सैंपल है, ये एक्स सैंपल है, इस एक्स सैंपल को आपने मेम्ब्रेन फिल्टर से क्या किया, उससे फिल्टर किया। अब मेम्ब्रेन फिल्टर हमने फिल्टर कर दिया टेस्ट सॉल्यूशन से, जिसकी पोरोसिटी इतनी थी। ये आपका मेम्ब्रेन फिल्टर है भाई, ठीक है, ये मेम्ब्रेन फिल्टर है। ठीक है, चलिए अब फिल्टर कर लिया। आफ्टर फिल्ट्रेशन हमने फिल्टर को रिमूव कर लिया, फिल्टर को ये फिल्टर रिमूव कर लिया और इसको दो हाफ में डिवाइड कर दिया, ए और बी। ठीक है, अब ए क्या है, अब हमने दो हाफ में डिवाइड कर दिया ऑलरेडी बात। पहला हाफ हम चेक करेंगे बैक्टीरिया के लिए, हम चेक कर रहे हैं बैक्टीरिया के लिए। अब हमें पता है कि बैक्टीरिया को एक्स वाई जेड कंडीशन देंगे तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा, तो हमने फर्स्ट हाफ लिया और बैक्टीरिया के लिए हमने उसको ट्रीट किया, दूसरा हमने फंजाई के लिए किया। बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम चाहिए होता है। क्या बोला मैंने, एफटीएम। हमने क्या किया, इस पहले हाफ को एफटीएम मीडियम में रख दिया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आप बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए किस तरह का मीडिया यूज करोगे फिल्टर टेस्ट में, तो हमारा आंसर होगा एफटीएम। अब हम चेक करेंगे इंक्यूबेट करके, उसको वो कंडीशन देंगे, वो वातावरण देंगे। अगर गलती से भी इसमें बैक्टीरिया होगा तो ग्रो कर जाएगा इस कंडीशन में। क्यों, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हो और 7 दिन का समय दे रहे हो, नॉट लेस देन 7, तो हम यहां पर चेक करेंगे कि ग्रो किया। अगर ग्रो किया तो इसका मतलब हमारी फॉर्मुलेशन में बैक्टीरिया है और वो फेल हो जाएगा। दूसरा उसी तरीके से सेकंड हाफ हम करेंगे फंजाई के लिए। फंजाई के लिए हमें लगता है सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम, और हम इसको 100 ml यूज करेंगे, ट्रांसफर इन 100 ml ऑफ कल्चर मीडिया। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर देंगे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, नॉट लेस देन 7 डेज, और हम चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है या नहीं। अगर है तो इसका मतलब हमारा सैंपल फेल हो गया। ठीक है, अब यहां पर दूसरा मेथड आता है डायरेक्ट इनोक्यूलेशन मेथड। डायरेक्ट इनोक्यूलेशन मेथड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप याद रखिएगा स्मॉल वॉल्यूम्स के लिए ये सूटेबल माना गया है। और मैं यहां पर एक चीज क्लियर करता हूं, सूटेबल मेथड्स फॉर ऑयली लिक्विड्स, एक्वस, ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट इनोक्यूलेशन मेथड आपके किस किस के लिए हो सकता है, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, ऑयली लिक्विड और एक्वस सॉल्यूशन के लिए बोला गया। वही चीज फिर से हम ऑब्जर्व कराएंगे ग्रोथ को, अगर ग्रोथ हुई तो फेल होगा। नाउ अब यहां पर रिजल्ट की बारी। अभी मैंने बताया ऑब्जर्व, अब ऑब्जर्व करने के भी तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर कोई ग्रोथ हमें उसमें फिल्टर में नहीं पाई गई तो हमारा टेस्ट क्या होगा, पास हो जाएगा। अगर कहीं ना कहीं कोई एक्स नाम का बैक्टीरिया दिखा तो हम उसको रीटेस्ट करेंगे। ठीक है, मेनली सेम चीजों में रीटेस्ट करेंगे। तो नो, अगर उसके बाद कोई एविडेंस नहीं पाया गया बैक्टीरिया का तो हम टेस्ट को पास कर देंगे। पर क्या अगर ये भी फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, हम फिर उस एक्स नाम के बैक्टीरिया को आइसोलेट करेंगे, उसकी जाति, उसकी प्रजाति हम चेक करेंगे कि आखिर आ कहां से रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे, रीटेस्ट करेंगे। अगर तब उसके बाद कोई एविडेंस नहीं आया तो पास है, अगर फिर भी आ रहा है तो फेल है। मतलब सिंपल सी बात है। मैं एक बात बताऊं, एक लड़का बार बार नहीं मान रहा, उसको 2 चांटे दिए तब भी नहीं मान रहा, 10 चांटे दिए तब भी नहीं मान रहा, तो एक बार आप जाके क्या पूछोगे, भाई कारण क्या है, कारण इस बच्चे के घर वालों को बुलाओ, कौन है इसका, किसका लड़का है, ये कौन से मोहल्ले का है, ये चेक करेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहां पर अगर बैक्टीरिया आ रहा है बार बार तो उस बैक्टीरिया को चेक करेंगे कि हाँ भाई ये है क्या, आखिरकार फॉर्मुलेशन में आ क्यों रहा है, वो चेक करेंगे। सो इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, चलिए
आगे बात करें लीकेज टेस्ट, हमारा कोई फॉर्मुलेशन लीकेज ना करे तो उसको हम चेक करने के लिए हमने क्या किया, लीकेज टेस्ट हमने किया। अब लीकेज टेस्ट को चेक करने के लिए सिंपल सी बात है, कोई एम्प्यूल है उसमें कोई दरार ना हो, स्मॉल क्रैक्स ना हो, तो ये हमारा मेनली चेक करने का तात्पर्य है। अब हम इसको मेनली जो एम्प्यूल्स होते हैं, फील्ड और सील्ड जो एम्प्यूल्स होते हैं उनको चेक करते हैं 1% मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन में। कितने में? 1% मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन में हम इसको चेक करते हैं। नेगेटिव प्रेशर होता है -27 mmHg। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना होता है। अब क्या होगा, वैक्यूम रिलीज किया। अब वैक्यूम अगर हमारा क्रैक्स है, अगर उसमें तरेड़ है और दरार है, तो वो जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है ना, वो दरारों में चला जाएगा, तो उसको पहुंचाएगा कौन? वैक्यूम। तो इसका मतलब हमारा डिफेक्टिव सीलिंग है, पता लग जाएगा कि ये डिफेक्टिव है कि नहीं है। क्लियर है? अब यहां पर याद रखिएगा, जो वायल्स होते हैं, जो बॉटल्स होते हैं, उनके लिए लीकेज टेस्ट सूटेबल नहीं होता है। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वायल्स और बॉटल्स के लिए क्या टेस्ट हो सकता है? नहीं जी, नहीं, वायल्स और बॉटल्स के लिए हम टेस्ट नहीं करते लीकेज। ठीक है, क्लियर है ना? अब नेक्स्ट बात है क्लैरिटी टेस्ट। क्लैरिटी टेस्ट आपने देखा होगा, किसी फॉर्मुलेशन में अगर कोई छोटा सा पार्टिकल है तो क्या ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे भाई। कैसे? बीन्स को ब्लॉक करेगा। तो क्लैरिटी टेस्ट में हम चेक करते हैं। ठीक है, मेथड्स, विजुअल मेथड आंखों से देख लेते हैं। काउंटर आपका पार्टिकल साइज बताता है, पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल वॉल्यूम बताएगा, याद रखिएगा। उसके बाद फिल्ट्रेशन मेथड से हम चेक करेंगे। अब यहां पर ये लिमिट्स दे दी गई। ठीक है, लिमिट्स दे दी गई कि भाई इतने नंबर का पार्टिकल, इतने साइज का पार्टिकल है तो इतना अलाउड है। ठीक है, यहां पर बोला पार्टिकल साइज इन माइक्रोमीटर इक्वल टू और लार्ज देन 10 तो इतने अलाउएबल है, इतने तो इतने अलाउएबल है। अगर 50 का है तो कोई भी अलाउएबल नहीं है। मतलब सिंपल सी बात है, थोड़ी बहुत बदतमीजी हर बच्चे का शैतानी हम सह लेते हैं, पर इसमें भी एक लिमिट दी गई है। ये टेबल इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर है? चलिए, नाउ नेक्स्ट है पायरोजन टेस्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय पायरोजन टेस्टिंग? देखिए, पायरो का मतलब होता है फायर। ठीक है, पायरो का मतलब होता है फायर और जन मतलब बिगनिंग, मतलब लगते ही शुरुआती में ही टेम्परेचर उसका बॉडी का इंक्रीज होने लगता है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं दैट इट इज अ फीवर प्रोड्यूसिंग मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ एंड डेथ। मतलब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अगर मेनली प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया को, किसी प्रोडक्ट को, तो उस प्रोडक्ट को बोला गया पायरोजन। और अगर वो गलती से बॉडी में चला गया तो बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो उसी मरने से बचाने के लिए हम पायरोजन टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब यहां पर बोला गया बैक्टीरियल पायरोजेंस आर आल्सो कॉल्ड एंडोटॉक्सिन्स बोला गया, एंड ये लिपोपॉलीसैकेराइड नेचर के होते हैं। याद रखिएगा, मैं यहां पर क्लियर करता हूं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात समझ के चलिएगा। एंडोटॉक्सिन्स आर हीट स्टेबल लिपोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, स्टेबल रहते हैं। ये पायरोजन इतने बदतमीज होते हैं कि 175 डिग्री सेल्सियस पर भी स्टेबल रहते हैं। और इसमें स्टीम स्टरलाइजेशन का कोई मतलब नहीं, स्टीम स्टरलाइजेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। ठीक है, वाटर सॉल्युबल मोनोमर यूनिट ऑफ एलपीएस कैन बी ऑफ 10,000 डाल्टन्स। ठीक है, तो यहां पर बोला, और 0.22 माइक्रोमीटर के फिल्टर से भी ये इजीली पास कर जाते हैं। ठीक है, और सोर्सेज कहां से? वाटर, गंदगी, एनवायरनमेंट से आ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर पहले चेक करेंगे कि क्या-क्या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं हमारे एंडोटॉक्सिन की। एंडोटॉक्सिन बोले तो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करता है, जिसको बोला गया पायरोजन, कि पायरोजन का क्या-क्या इफेक्ट है। तो यहां पर बोला गया पायरोजन क्या करता है, सर्कुलेटरी लेवल को, जो इंफ्लेमेटरी साइटोकिन्स है उनको बढ़ा देगा, जिसकी वजह से फीवर होगा, ब्लड कोएगुलेशन या हाइपोटेंशन होने के चांसेस हैं। यहां पर बोला अगर लो डोज में है हमारा पायरोजन, लेट सपोज
अगर लो डोज में पायरोजन चला गया तो एसिम्प्टोमेटिक इन्फ्लेमेशन रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा सा मॉडरेट डोज में चला गया तो प्लाज्मा कंपोजिशन को चेंज कर सकता है फीवर के साथ साथ। अगर हाई हो गया पायरोजन तो मार डालेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब आपकी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, कार्डियोवैस्कुलर डिसफंक्शन मतलब फंक्शन अच्छे से नहीं करेगा, एंडोथेलियम डिसफंक्शन भी हो सकता है, ऑर्गन फेलियर और फाइनली डेथ। तो ये है पायरोजन का एक बहुत मेनली बहुत बड़ा बुरा हाल वाला रोल। सिंपल सी बात को समझिएगा। आगे बात करें एलिमिनेशन ऑफ पायरोजन। आखिरकार पायरोजन को एलिमिनेट करने का क्या क्या टेक्निक है ये हम जान लेते हैं। जैसे कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मतलब ग्लास वेयर्स के लिए, मेटल इक्विपमेंट्स के लिए पाउडर, वैक्सेस और ऑयल्स हीट स्टेबल ड्रग्स के लिए हम मेनली सिंपल सी बात क्या यूज करेंगे, 650 डिग्री सेल्सियस 1 मिनट के लिए, 250 डिग्री 30 मिनट के लिए, 180 डिग्री 240 मिनट के लिए हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक्स में यूज करेंगे, मतलब रिमूव करेंगे। ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस हम यूज करेंगे, डिस्टिलेशन। दीज आर द मेथड्स जो कि हम यूज करेंगे पायरोजन को हटाने के लिए। ठीक है, ये टेम्परेचर, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे मैं बात करूंगा एडसॉर्प्शन मेथड के बाद रैबिड पायरोजन टेस्ट। अब आ जाते हैं रैबिड पायरोजन। देखिए रैबिड ही क्यों लिया, सबसे पहली बात कि सर कोई और क्यों नहीं लिया। देखिए रैबिड क्या करेगा, ये चीज देखी गई है कि जब रैबिड को पायरोजन फॉर्मुलेशन लगाई गई तो वो सेंसिटिव है, टेम्परेचर सेंसिटिव है और तुरंत हाइक दिखाता है अगर थोड़ा सा भी पायरोजन हम उसको लो डोज में देते हैं। तो इस वजह से पायरोजन को लिया गया। याद रखिएगा यही बोला गया कि रैबिड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म दिस टेस्ट because their body temperature increases when pyrogen are introduced। जब पायरोजन उनकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया, इंजेक्ट किया गया तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने लिया। ठीक है, अब यहां पर बोला गया कि कोई भी सेक्स मतलब मेल है फीमेल है कोई भी ले सकते हैं, पर 1.5 किलो से कम का नहीं होना चाहिए, पहली बात यहां पर। अब एक और चीज बोली कि उन रैबिट्स को तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है जिनका टेम्परेचर 39.8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है या वो 0.2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वेरिएशन चेंज दिखा रहे हैं, पहले ही इंजेक्शन लगने से पहले ड्रामा दिखा रहे हैं भाई, तो ये हमें नहीं लेने हैं। ठीक है, उसके बाद बोला मेथड में सिंपल सी बात, अब जिस फॉर्मुलेशन को आपको टेस्ट करना है, जिस फॉर्मुलेशन को लेट सपोज X नाम की फॉर्मुलेशन है उसको आपको टेस्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, पायरोजन फ्री सलाइन सॉल्यूशन में, पायरोजन फ्री मतलब उसके अंदर पायरोजन नहीं है, उसको मिक्स कर लेंगे, इस फॉर्मुलेशन को मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और इसको हीट करेंगे, इस फॉर्मुलेशन को हीट करेंगे 38.5 डिग्री सेल्सियस पर, और वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन मतलब वॉल्यूम की कितना लगाना चाहिए रैबिट को, खरगोश को, तो वो बोला गया नॉट लेस देन 0.5 ml पर केजी, मतलब 0.5 ml पर केजी से कम नहीं लगना चाहिए और 10 ml पर केजी से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। लेट सपोज अगर आपके पास 3 किलो का है तो कितना लगेगा, 3 केजी का आपके पास वो है तो कितना लगेगा 1.5 ml, इस तरीके से समझ गए। ठीक है, तो यहां पर थर्मोमीटर हम यूज करेंगे, उनके रेक्टम में इंसर्ट करके देखेंगे टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर नोट होगा इंटरवल पे, हर इंटरवल पे आधा हर 30 मिनट में कि कितना वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर उनकी कान में वो ईयर वीन में फॉर्मुलेशन लगाई जाती है, उसके थ्रू लगाई जाती है, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे, जैसे 3 घंटे तक हम रिकॉर्ड करेंगे तो 6 रीडिंग आएंगी हर 30 मिनट पे। ठीक है, अब यहां पर बोला अब उसको हम डिफरेंस को चेक करेंगे। अब यहां पर आती है बात रिजल्ट की कि रिजल्ट कैसे ऑब्जर्व करेंगे। रिजल्ट के सामने यहां पर आपके पास मेनली टेबल है, हमने क्या किया 3 रैबिट लिए, 3 रैबिट का अगर इंडिविजुअली, बात को समझिएगा, अगर इंडिविजुअली 0.6 टेम्परेचर वेरिएशन दिखा रहा है तो दिक्कत है, सॉरी दिक्कत नहीं है, इंडिविजुअल टेम्परेचर अगर दिखा रहा है तो ठीक है, बट अगर ग्रुप में दिखाएगा तो 1.4 दिखाना चाहिए इंडिविजुअली। लेट सपोज इंडिविजुअली का 3 रैबिट का नाम है A B C, इनसे ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए, A का भी इतना, B का भी इतना, C का भी इतना। अगर आप तीनों को दिखा रहे हो तो एवरेज होगा,
तीनों का एवरेज होगा तो टेस्ट पास हो जाएगा। अगर ये 1.5 होगा तो टेस्ट फेल होगा, ठीक है। अगर ये फेल हो गया लेट सपोज, तो हम क्या करेंगे, तो इन 3 रैबिट के साथ 5 और मिलाएंगे और 5 का 8 हो गए। अब इंडिविजुअली 0.6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ग्रुप में 3.7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो टेस्ट पास होगा। अगर ये टेस्ट फेल हो गया तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से टेस्ट को अगेन परफॉर्म करेंगे और फिर अगर ये टेस्ट फेल हो गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी फॉर्मुलेशन में ही पाइरोजन है। पाइरोजन की डिटेक्टिबिलिटी हम चेक करेंगे कि हमारी फॉर्मुलेशन में ही पाइरोजन देखने को मिला है। पॉइंट क्लियर है, यहां पर क्लियर हो गया है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, जिसको हमने लाल टेस्ट बोला। याद रखिएगा, लाल टेस्ट हम एंडोटॉक्सिन्स को चेक करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, यहां पर। और इसमें इसको लाल टेस्ट क्यों बोला गया, क्योंकि हम इसमें अमीबोसाइट लाइजेट एंजाइम को चेक मेनली यूज करते हैं, जो कि हमें होर्सशू क्रैब से मिलता है। इसका नाम इसीलिए बोला लिमुलस लाइजेट बोला गया, लाल टेस्ट, ठीक है। लिमुलस पॉलीफेमस और टेक्लीफेलियस ट्राइडेंटेटस से हमें मिलता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, अब इसमें यहां पर इसीलिए लिमुलस अमीबोसाइट लाइजेट इसको बोला गया, ठीक है। तो इसके अंदर लाइजेट एंजाइम यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका ये नाम डाला, ठीक है। चलिए अब यहां पर इसका मैकेनिज्म बात कर लेते हैं। देखिए मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है। मैकेनिज्म में यहां पर जेलिंग प्रॉपर्टीज पर डिटेक्ट होगा कि एंजाइम, लेट सपोज ये X नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इस एंजाइम के साथ हमने मिला दिया। अब इस एंजाइम के साथ वो जेलिंग हो गई। अब वो कितनी जेलिंग हुई उस पर डिपेंड करता है बैक्टीरिया पर, कि उसके अंदर कितना बैक्टीरिया है। लेट सपोज एंजाइम जब हमारा कांटेक्ट में आएगा किसके, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन के, तो वहां पर जेलिंग होगी। अब ये जेलिंग कितनी हुई इस पर डिपेंड करता है, किस पर, कि कितना बैक्टीरिया है उसके अंदर, कितना पाइरोजन है। यही बोला गया, डिग्री ऑफ जेलिंग दर्शाएगी कि कितना हमारा एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है। याद रखिएगा। सो इंपॉर्टेंट, समझ में आया।